कल्पना कीजिए एक ऐसे क्लासरूम की जहां सामने कोई भी टीचर खड़े होकर लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दे रहा है। इसके बजाय उस कमरे में 10 या 12 साल के बच्चे छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठे हैं और मजे की बात यह है कि वो एक दूसरे को न्यूरोसाइंस के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके गणित या विज्ञान के बड़े ही मुश्किल विषय समझा रहे हैं। मतलब वो पारंपरिक पिन ड्रॉप साइलेंस वाली बात वहां नहीं है? बिल्कुल नहीं, कोई पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं है, बल्कि उस कमरे में काम में पूरी तरह से डूबे हुए बच्चों की एक गूंज है, एक अलग ही ऊर्जा है। सुनने में ये शायद थोड़ा अव्यवस्थित लगे, लेकिन यही शिक्षा का भविष्य हो सकता है। सही कहा, सदियों से चला आ रहा वो जो पुराना और उबाऊ टॉप डाउन मॉडल है ना। हाँ, जहाँ एक टीचर बस लगातार बोलता रहता है। एकदम, टीचर बोलता है और 35-40 बच्चे बिना किसी उत्साह के बस चुपचाप सुनते रहते हैं। वो व्यवस्था अब सच में पुरानी पड़ रही है। इस पुराने सिस्टम में ज्ञान बस ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाता है, जैसे बच्चों को बस एक खाली बर्तन मान लिया गया हो जिसमें जानकारी भरनी है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही स्थिर और पैसिव ढांचा है। हमारी जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है वो इसी मान्यता पर टिकी है कि कमरे में सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास सारा ज्ञान और अधिकार है, और वो है वयस्क शिक्षक। बाकी सब वहां सिर्फ उस ज्ञान को ग्रहण करने बैठे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जो सीखने वाला है उसकी सक्रिय भागीदारी लगभग शून्य हो जाती है, और इससे उनका स्वाभाविक विकास कहीं न कहीं रुक जाता है। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी पुरानी व्यवस्था की जड़ों पर प्रहार करने वाले एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार को समझने वाले हैं। हाँ, ये काफी दिलचस्प होने वाला है। आज का हमारा स्रोत है शिवा नारायण द्वारा टैक्सिला पेज पर प्रकाशित एक बहुत ही शानदार रिसर्च ब्लॉग। इसका शीर्षक है लर्नर्स आर ऑल्सो टीचर्स, यानी सीखने वाले भी सिखाने वाले हो सकते हैं। राइट। और आज का हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि लर्नोग्राफी नाम की ये न्यूरोसाइंस आधारित शिक्षा प्रणाली कैसे काम करती है। ये कैसे हर बच्चे को सिर्फ एक निष्क्रिय श्रोता से हटाकर एक बहुत ही एक्टिव और बेहतरीन टीचर में बदल सकती है। इस रिसर्च की सबसे खास बात यही है, ये किसी हवाई या खोखले सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बल्कि ये मानव मस्तिष्क की वास्तविक कार्यप्रणाली पर टिकी है। मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली पर। हाँ, लर्नोग्राफी इस विचार को पूरी तरह से नकार देती है कि ज्ञान देने के लिए किसी व्यक्ति के पास कोई खास डिग्री, सर्टिफिकेट या अथॉरिटी होनी ही चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर हम पारंपरिक स्कूल की उस सख्त, एक तरफा और अनुशासन वाली व्यवस्था से थोड़ी देर के लिए बाहर निकलें, तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि असल में सबसे प्रभावी और स्वाभाविक शिक्षा होती कहाँ है। बिल्कुल, और रिसर्च हमें सीधा हमारे घरों की तरफ ले जाती है। घर पे। हाँ, सिखाने के लिए किसी फॉर्मल अथॉरिटी, किसी पोडियम या चॉक डस्टर की जरूरत नहीं होती। आप घर पे देखिए, अक्सर एक बड़ा भाई या बड़ी बहन छोटे बच्चे को बहुत ही आसानी से जूते के फीते बांधना सिखा देते हैं। हाँ, या फिर साइकिल चलाना, या फिर वीडियो गेम का कोई मुश्किल लेवल पार करना। इस पूरी प्रक्रिया में समझ और एक दूसरे के साथ जो जुड़ाव है वो मुख्य भूमिका निभाता है। और सबसे बड़ी बात, इस प्राकृतिक ज्ञान के लेन देन के लिए बड़े भाई बहनों ने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली होती है ना। एकदम सही। वे ये काम इसलिए इतनी अच्छी तरह कर पाते हैं क्योंकि वे उस छोटे बच्चे की मानसिक स्थिति को समझते हैं, उसकी उलझनों और उसकी भाषा को किसी भी बड़े इंसान या वयस्क से बेहतर समझते हैं। राइट। जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को कुछ सिखाता है तो बीच में कोई डर या झिझक की दीवार नहीं होती। हाँ, मुझे यहाँ एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण याद आ रहा है। हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी तो ये देखते हैं। मान लीजिए कि किसी के फोन में कोई नया और जटिल सॉफ्टवेयर अपडेट आता है। एनुअल पढ़ना पसंद नहीं करता। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय इंसान अपने उस दोस्त से पूछना ज्यादा पसंद करता है जिसने उस अपडेट को अभी इस्तेमाल किया हो। दोस्त अपनी आम भाषा में 2 मिनट में समझा देता है कि भाई कौन सा फीचर कैसे काम करेगा और कहाँ समस्या आ सकती है। हाँ, वो प्रैक्टिकल बात बताता है। और ये तरीका वो मोटा सा मैनुअल पढ़ने से कहीं ज्यादा तेज और असरदार होता है। लर्नोग्राफी का मूल सिद्धांत ठीक यही है। जब एक सहपाठी दूसरे को कोई कॉन्सेप्ट समझाता है तो वो उसी स्तर की शब्दावली और उदाहरणों का इस्तेमाल करता है जो उस उम्र के बच्चे आसानी से पकड़ सकें। चूंकि एक अडल्ट टीचर की भाषा कई बार बच्चों के सिर के ऊपर से निकल जाती है, उनके सोचने का स्तर अलग होता है। लेकिन यहाँ असली चुनौती ये है कि घर के इस अनौपचारिक और स्वाभाविक तरीके को स्कूल जैसी फॉर्मल जगह पर एक व्यवस्थित रूप में कैसे लागू किया जाए। वही तो, मतलब इसे स्कूल के स्ट्रक्चर में ढाला कैसे जाता है। आखिर अगर 50 बच्चों की क्लास में हर कोई एक साथ बोलना शुरू कर दे
तो वो शिक्षा कम और मछली बाजार ज्यादा लगेगा। हंसने वाली बात है, लेकिन ये एक जायज सवाल है। सोर्स में इसके लिए मिनिएचर स्कूल और स्मॉल टीचर्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम एक बड़े क्लासरूम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ रहे हैं? बिल्कुल, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण ढांचागत बदलाव है। इस मॉडल में एक पूरे पारंपरिक क्लासरूम को 7 छोटे मिनिएचर स्कूलों में बांट दिया जाता है। अच्छा, 7 छोटे ग्रुप्स में? जी, हर मिनिएचर स्कूल में कुछ बच्चों का एक क्लस्टर या छोटा ग्रुप होता है और हर ग्रुप का नेतृत्व एक स्मॉल टीचर करता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्मॉल टीचर्स कोई बाहर से आए प्रोफेशनल नहीं होते, ये उसी क्लास के ही विद्यार्थी होते हैं। एक मिनट, यहाँ मुझे ये थोड़ा जोखिम भरा लग रहा है। क्या जोखिम लग रहा है? 10 या 12 साल के बच्चों को पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी दे देना, वो भी बिना किसी टीचिंग डिग्री या अनुभव के। क्या इस बात का बहुत बड़ा खतरा नहीं है कि वो एक दूसरे को गलत जानकारी दे देंगे या फिर किसी अहम कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा उलझा देंगे? पहली नजर में कोई भी यही सोचेगा, ये व्यवस्था अव्यवस्थित और जोखिम भरी लग सकती है, लेकिन रिसर्च इस बात पर बहुत जोर देती है कि ये जो स्मॉल टीचर्स हैं, ये बस अचानक से अपनी जगह से खड़े होकर पढ़ाना शुरू नहीं कर देते। ओहो, मतलब ऐसा नहीं है कि आज मन किया तो पढ़ाने लगे? बिल्कुल नहीं, वे बाकायदा प्री ट्रेन्ड सहपाठी होते हैं। किसी भी विषय को पढ़ाने से पहले उन्हें उस खास नॉलेज मॉड्यूल पर मास्टरी हासिल करनी होती है। तो ये नॉलेज मॉड्यूल पे मास्टरी हासिल करने का असल में मतलब क्या है? क्या वे उस विषय को घर से रट कर आते हैं और फिर दूसरों के सामने उसे तोते की तरह दोहरा देते हैं? अरे नहीं, रट्टा मारना तो इस पूरी प्रक्रिया के बिल्कुल खिलाफ है। अच्छा। प्री ट्रेनिंग का मतलब है कि जो मुख्य वयस्क शिक्षक हैं, वे पहले इन चुनिंदा स्मॉल टीचर्स के साथ समय बिताते हैं। वे उन्हें उस खास टॉपिक के फंडामेंटल स्पष्ट करते हैं। मतलब पहले वे खुद अच्छे से सीखते हैं। बिल्कुल। जब ये बच्चे उस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझ लेते हैं और उसका एक प्रैक्टिकल या व्यावहारिक प्रदर्शन कर लेते हैं, सिर्फ तब जाकर उन्हें अपने छोटे ग्रुप को सिखाने की जिम्मेदारी मिलती है। मतलब उन्होंने उस विषय को पहले खुद हर एंगल से जांच परख लिया है और उसके बाद ही वे अपने क्लस्टर में जाते हैं। जी हाँ, और जब वे अपने क्लस्टर में सिखाते हैं ना, तो ये कोई एक तरफा लेक्चर में ही होता। ये लघु मॉडल उस क्लासरूम को परस्पर सीखने के एक इंटरैक्टिव इकोसिस्टम में बदल देता है। इंटरैक्टिव इकोसिस्टम मतलब टू वे स्ट्रीट? एकदम टू वे स्ट्रीट। अगर स्मॉल टीचर कोई गलती करता है या किसी सवाल पे अटक जाता है, तो ग्रुप के बाकी बच्चे मूक दर्शक बनकर नहीं बैठे रहते। वो भी बोलते होंगे बीच में? हाँ, वे तुरंत सवाल पूछते हैं, उस पर चर्चा करते हैं और फीडबैक देते हैं। ज्ञान का प्रवाह दोनों तरफ से होता है। इससे किसी भी तरह की गलतफहमी या गलत जानकारी के फैलने की गुंजाइश बहुत ही कम हो जाती है। सामाजिक और व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ढांचा लग रहा है, लेकिन रिसर्च बार बार मोटर साइंस और ब्रेन पेज बनाने की बात करती है। हाँ, ये इसका सबसे कोर हिस्सा है। तो दिमाग के स्तर पर ये कैसे काम कर रहा है? मतलब सिर्फ बातें करने से तो हमारे न्यूरल सर्किट्स नहीं बदल जाते ना, इसमें जरूर कोई गहरी न्यूरोसाइंस होनी चाहिए। न्यूरोसाइंस के नजरिए से ही तो ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अगर आप पारंपरिक शिक्षा को देखें तो वो मुख्य रूप से वर्बल इंस्ट्रक्शन पर निर्भर करती है। मतलब सिर्फ सुनकर सीखना? हाँ, बच्चा घंटों तक चुपचाप अपनी बेंच पर बैठकर सिर्फ अपने कानों और आंखों से जानकारी को प्रोसेस करने की कोशिश करता है, जो कि बहुत थका देने वाला होता है। बिल्कुल। लेकिन लर्नोग्राफी केवल सुनने के बजाय मोटर ड्रिवन सीखने पर जोर देती है। इसमें फिजिकल मूवमेंट या शारीरिक गतिविधि बहुत जरूरी है। फिजिकल मूवमेंट क्लासरूम में? जी, हैंड राइटिंग, चीजों का अभ्यास करना और ब्रेन पेज बनाना, यही सब इस प्रणाली का केंद्र है। तो ये ब्रेन पेज बनाने की प्रक्रिया असल में दिखती कैसी है? मतलब अगर कोई क्लासरूम में जाए और किसी बच्चे को ब्रेन पेज बनाते हुए देखे तो वो कर क्या रहा होगा? मान लीजिए कि विज्ञान का कोई मुश्किल विषय चल रहा है, जैसे कि पानी का चक्र या वाटर साइकिल। ठीक है। इस प्रणाली में बच्चा सिर्फ किताब पढ़कर उसे याद नहीं कर रहा है, वो एक कागज पर पेन लेकर उस पूरी प्रक्रिया का एक माइंड मैप बना रहा है। अच्छा, वो खुद ड्रॉ कर रहा है? हाँ, वो बादलों, नदियों के फ्लो चार्ट खींच रहा है, मुख्य वैज्ञानिक बिंदुओं को अपने हाथों से लिख रहा है और सबसे बड़ी बात, साथ ही साथ अपने समूह के दोस्तों को वो प्रक्रिया बोलकर समझा भी रहा है। अरे वाह, मतलब हाथ, आंख और आवाज सब एक साथ काम कर रहे हैं। आवाज का इस्तेमाल करना, ये पूरी फिजिकल और मेंटल गतिविधि मिलकर दिमाग के अंदर एक असली ब्रेन पेज का निर्माण करती है। तो इस पूरी गतिविधि के दौरान एक बच्चे के दिमाग के कौन-कौन से हिस्से एक साथ काम कर रहे होते हैं? देखिए, जब एक स्मॉल टीचर इस तरह से पढ़ाता है तो सबसे पहले उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स,
ये क्या करता है? ये हमारे दिमाग में प्लानिंग, तर्क और डिसीजन मेकिंग का काम करता है। बच्चा लगातार ये सोच रहा होता है कि इस जानकारी को सामने वाले दोस्त के लिए कैसे आसान बनाया जाए। मतलब वो डेटा को प्रोसेस कर रहा है। बिल्कुल। इसके साथ ही उसका हिपोकैम्पस काम कर रहा होता है, जो हमारी याददाश्त का मुख्य केंद्र है। मेमोरी सेंटर। राइट। और सबसे अहम भूमिका निभाता है सेरिबेलम। सेरिबेलम, इसका क्या काम होता है पढ़ाई में? सेरिबेलम हमारी शारीरिक गतिविधियों और मोटर कोऑर्डिनेशन को नियंत्रित करता है, जैसे कि हाथ से लिखना, इशारे करना और बोलना। जब ये तीनों हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हिपोकैम्पस और सेरिबेलम एक साथ काम करते हैं तो जानकारी दिमाग में बहुत गहराई तक छप जाती है। यार ये बात तो कुछ किसी स्पोर्ट्स को देखने और खुद मैदान पर उतरकर खेलने जैसी लगती है। अरे बहुत ही सटीक तुलना की आपने। मतलब किसी टीचर का लंबा लेक्चर चुपचाप बैठकर सुनना तो बिल्कुल वैसा है जैसे कोई व्यक्ति अपने घर पर टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहा हो, है ना? बिल्कुल। टीवी देखते हुए इंसान को लग सकता है कि उसे खेल की हर बारीकी, बैट्समैन का हर शॉट समझ आ गया है। हाँ, सोफे पर बैठकर तो सब एक्सपर्ट होते हैं। एकदम। लेकिन ब्रेन पेज बनाना, ये मोटर एक्टिविटी करना और दूसरों को वो चीज सिखाना, ये खुद बैट पकड़कर, पैड बांधकर मैदान पर पसीना बहाने जैसा है। बिल्कुल सही। असली मसल मेमोरी तो तभी बनती है जब इंसान खुद उस काम को अपने हाथों से करता है। एकदम सही एनालॉजी दी आपने। जब कोई टीवी पर मैच देखता है तो दिमाग सिर्फ विजुअल और ऑडिटरी जानकारी ले रहा होता है। ये जानकारी अक्सर हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रह जाती है, जिसे हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हाँ, एग्जाम खत्म और दिमाग खाली। बिल्कुल। लेकिन जब इंसान खुद मैदान पर खेलता है या फिर क्लासरूम के संदर्भ में कहें तो जब वो मोटर एक्टिविटी के साथ वर्बल एक्सप्लेनेशन जोड़ता है तो दिमाग उस शॉर्ट टर्म जानकारी को मजबूती से लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी दीर्घकालिक स्मृति में बदल देता है। मतलब वो जिंदगी भर याद रहता है। हाँ, रिसर्च इस बात पर पूरी तरह मुहर लगाती है कि दूसरों को सिखाने से जो टीचर है उसकी अपनी समझ सबसे ज्यादा मजबूत होती है। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। जो बच्चा स्मॉल टीचर की भूमिका निभा रहा है वो असल में किसी और का नहीं बल्कि अपने ही दिमाग की वायरिंग को हमेशा के लिए मजबूत कर रहा है। जब बच्चों का दिमाग इस शक्तिशाली न्यूरोसाइंस के जरिए इतनी सक्रियता से काम करता है तो मुझे लगता है इसका असर केवल उनके टेस्ट के अंकों या ग्रेड्स तक सीमित नहीं रहता होगा। बिल्कुल नहीं, इसका असर बहुत व्यापक होता है। क्योंकि जब पूरे क्लासरूम में 7 अलग-अलग समूह एक साथ काम कर रहे हैं, बच्चे एक दूसरे से खुलकर बात कर रहे हैं, तो वहां का मानसिक और भावनात्मक माहौल कैसा होता होगा? देखिए, इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत ही गहरा होता है। हमारे पारंपरिक स्कूलों में अक्सर तनाव, डर, निष्क्रियता और कई बार धौंस जमाने यानी बुलिंग की समस्याएं देखी जाती हैं। हाँ, वो तो बहुत आम है। जब कोई टीचर अचानक किसी बच्चे से सवाल पूछता है तो पूरे क्लासरूम में एक अजीब सी घबराहट फैल जाती है ना? हाँ, वो पसीने छूटने लगते हैं बच्चों के कि अब मेरा नंबर आएगा। बिल्कुल। और जो बच्चा पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है वो खुद को एकदम अलग थलग महसूस करता है। लेकिन लर्नोग्राफी इस डरावने माहौल को पूरी तरह खत्म कर देती है। ये क्लासरूम को एक हैप्पीनेस क्लासरूम में बदल देती है। हैप्पीनेस क्लासरूम, सुनने में तो ये एक बहुत ही बढ़िया और आदर्शवादी शब्द लगता है, लेकिन क्या जमीन पर सच में ऐसा बदलाव आता है? ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये इस मॉडल का एक बहुत ही सीधा और स्वाभाविक परिणाम है। वो कैसे? देखिए, जब क्लास के अंदर हर बच्चे की कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है, जब वो एक दूसरे को सिखाने और सीखने की प्रक्रिया में भागीदार बनते हैं तो उनके बीच सहयोग की भावना बहुत तेजी से बढ़ती है। अच्छा, कंपटीशन की जगह कोलैबोरेशन आ जाता है। एकदम से ही एंजाइटी या घबराहट अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि बच्चा किसी सख्त अथॉरिटी फिगर से नहीं सीख रहा है, वो अपने ही उम्र के किसी दोस्त से सीख रहा है। और दोस्त तो जज नहीं करते। बिल्कुल, वहाँ कोई किसी को जज नहीं कर रहा होता। और मुझे लगता है इस पूरी प्रक्रिया में वे अनजाने में ही 21वीं सदी के कई अहम सॉफ्ट स्किल्स भी सीख रहे होते हैं। हाँ, सॉफ्ट स्किल्स बहुत जरूरी है। जैसे एम्पैथी या सहानुभूति, ये समझना कि मेरे दोस्त को क्या समझ नहीं आ रहा है और मैं उसकी कैसे मदद कर सकता हूँ। राइट। इसके अलावा वे लीडरशिप, आपस में संवाद करने की क्षमता और खुद से सीखने की आदत, जिसे हम सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कहते हैं, वो भी विकसित करते हैं। बिल्कुल, ये वही स्किल्स हैं जो भविष्य में किसी भी वर्क प्लेस, समाज या असली जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आती हैं। इस व्यवस्था में बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान को रट नहीं रहे हैं, वे असल में एक टीम में काम करना और मुश्किलों को एक साथ सुलझाना सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक और शायद सबसे बड़ा सवाल उठता है।
क्या सवाल? अगर बच्चे ही स्मॉल टीचर्स बन गए हैं और वे 7 अलग-अलग क्लस्टर्स में अपनी पढ़ाई खुद मैनेज कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो फिर उस कमरे में मौजूद जो असली वयस्क टीचर है, उसका क्या काम है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। क्या उनकी जरूरत ही खत्म हो गई है? मतलब क्या वे सिर्फ पीछे बैठकर आराम कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं? हंसने वाली बात है, लेकिन ये इस मॉडल को लेकर सबसे आम गलतफहमी है जो किसी के भी मन में आ सकती है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वयस्क शिक्षकों की जरूरत कभी खत्म नहीं होती, बल्कि उनकी भूमिका एक बिल्कुल नए स्तर पर विकसित हो जाती है। वे अब सिर्फ ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर ज्ञान परोसने वाले इंस्ट्रक्टर नहीं रहते। तो फिर वे क्या बन जाते हैं? रिसर्च के मुताबिक वे लर्निंग आर्किटेक्ट और फैसिलिटेटर बन जाते हैं। लर्निंग आर्किटेक्ट। इसका असल जिंदगी के क्लासरूम में क्या मतलब है? मतलब उनका रोजमर्रा का काम क्या होता है? इसे ऐसे समझिए, जैसे एक आर्किटेक्ट किसी इमारत का ढांचा तैयार करता है ताकि उसके अंदर रहने वाले लोग सुरक्षित महसूस करें और सारी गतिविधियां आराम से चल सकें। वैसे ही ये वयस्क टीचर क्लासरूम के समय, स्थान और ग्रुप स्ट्रक्चर को डिजाइन करता है। वे तय करते हैं कि कौन सा बच्चा किस क्लस्टर में बैठेगा और कौन सा नॉलेज मॉड्यूल किस समय दिया जाएगा। अच्छा, मतलब वे पूरे सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं। बिल्कुल। और वे एक ही जगह खड़े नहीं रहते, वे पूरे क्लासरूम में घूमकर 7 मिनिएचर स्कूलों की निगरानी करते हैं, सुपरविजन करते हैं। हाँ, अगर कोई स्मॉल टीचर किसी कॉन्सेप्ट को समझाने में संघर्ष कर रहा है या कोई क्लस्टर सही दिशा में नहीं जा रहा है, तो लर्निंग आर्किटेक्ट सही समय पर दखल देकर उनका मार्गदर्शन करता है, ताकि कोई भटके ना। सही कहा। उनका मुख्य काम उस इकोसिस्टम को बनाए रखना है जहां ज्ञान का लेन देन बिना किसी रुकावट के बेहतरीन तरीके से हो सके। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि लर्नोग्राफी और मिनिएचर स्कूल का ये मॉडल शिक्षा की उस पुरानी जंग खा चुकी व्यवस्था को सच में जड़ से बदल रहा है। बिल्कुल बदल रहा है। एक बच्चे को चुपचाप बैठने वाले निष्क्रिय श्रोता से निकालकर एक सक्रिय स्मॉल टीचर बनाने से सिर्फ क्लास का माहौल ही खुशहाल नहीं होता, बल्कि मोटर साइंस और न्यूरो साइंस के अनुसार उनका अपना दिमाग, उनकी याददाश्त और जानकारी को प्रोसेस करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। और ये बदलाव आज की दुनिया में इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो सिर्फ जानकारी रटना जानते हों। हाँ, रटने वाले तो बहुत हैं। इंटरनेट के इस युग में जानकारी तो हर जगह उपलब्ध है। हमें एक ऐसी पीढ़ी की जरूरत है जो उस जानकारी को समझ सके, उसका विश्लेषण कर सके, उसे दूसरों के साथ साझा कर सके, जो सहयोग कर सके और नेतृत्व कर सके। सही बात है। ये मॉडल असल में बच्चों को सिर्फ एक परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि आने वाली जिंदगी की हर चुनौती के लिए तैयार कर रहा है। शुरुआत में हमने एक बोरिंग और शांत क्लासरूम की बात की थी, लेकिन अब जो तस्वीर उभर कर आ रही है वो एक ऐसे क्लासरूम की है जो ऊर्जा से भरा है। हाँ, जहाँ लाइफ है, जहाँ एक लगातार रचनात्मक गूंज है, चर्चा है और जहाँ हर कोई सीख भी रहा है और सिखा भी रहा है। यही तो असली शिक्षा है। आज की इस गहरी चर्चा के बाद सुनने वालों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाली बात सामने आती है। अगर न्यूरोसाइंस ये साबित कर चुका है कि दूसरों को सिखाना ही किसी भी नई चीज को गहराई से सीखने और दिमाग में पक्का करने का सबसे बेहतरीन और सबसे तेज तरीका है, तो वयस्कों की दुनिया में हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये बहुत ही शानदार सवाल है। हम सब ने देखा है, अक्सर लोग जब दफ्तर में कोई नया सॉफ्टवेयर सीखते हैं या कोई नई स्किल अपनाते हैं तो वो भारी भरकम ट्रेनिंग सेशन या लंबे सेमिनार का हिस्सा बन जाते हैं। हाँ, जहाँ नींद आने लगती है। बिल्कुल, जहां वो फिर से उसी पुराने पैसिव लिसनर वाले रोल में चले जाते हैं। तो अगली बार जब किसी को ऑफिस में कुछ नया और जटिल सीखना हो तो शायद इसका सबसे बड़ा शॉर्टकट ये हो सकता है कि वो उस काम को किसी जूनियर या अपने सहकर्मी को सिखाने की कोशिश करे। सिखाकर सीखे। क्या हम वयस्क भी अपनी रोजमर्रा की पेशेवर जिंदगी में स्मॉल टीचर्स बनकर अपनी सीखने की क्षमता और अपनी मास्टरी को कई गुना नहीं बढ़ा सकते? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए।